नमस्ते साथियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम हेलो एरीन अर्थात एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। इसके पश्चात इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंड हैं, उनका उपयोग और उनके सूत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण। क्या लिखा है? एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण। अब यहाँ से आप इस बात को समझने की कोशिश करना कि तो एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण। अब देखो, यहाँ से मैं आपको दो चीज़ें बताऊँ, पहले वो क्लियर कर लो कि कहीं ये कन्फ्यूजन है। कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि एक शब्द तो हम लिखते हैं हेलो एल्केन, एक शब्द आपने पढ़ा हेलो एरिन। अब ये तो नामकरण होता है IUPAC नामकरण में। अब देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं एक हेलो एल्केन को साधारण भाषा में बोलते हैं एल्किल हैलाइड, और हेलो एरिन को साधारण भाषा में बोलते हैं एरिल हैलाइड। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन है जैसे एरिल हैलाइड के स्थान पे क्या लिखा मिल जाए हेलो एरिन, तो कोई अंतर नहीं है, कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। इसके अलावा देखो, आपने ये पढ़ा कि चाहे हेलो एल्केन हो या एल्किल हैलाइड, इसकी सबसे मुख्य अभिक्रिया कौन सी थी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बन जाता है, जो सेम है। तो कायदे से क्या होता है कि आपका हेलो एरिन अर्थात एल्किल हैलाइड भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशील होना चाहिए, लेकिन जस्ट उल्टा होता है। हेलो एरिन ये क्या बोल दो, एल्किल हैलाइड होता है, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रति क्या होता है? कम क्रियाशील होता है, मतलब बहुत कम क्रिया करता है। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रति कम क्रियाशील होता है, क्यों? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में, तो इसी की हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये बातें आपके माइंड में क्लियर होती है किसको हम क्या बोलें। कहीं हेलो एरिल लिखा हो और मैंने लिखा दिया आपको एरिल हैलाइड, तो वहाँ आपकी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में बिल्कुल भी। देखो, बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन को मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ कि आप एकदम बिल्कुल क्लियर आ जाए। क्वेश्चन के रूप में क्या याद करना था आपको कि एरिल हैलाइड, अब एरिल हैलाइड के लिए आपका क्या शब्द लिखा हो सकता है? हेलो एरिन। एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रिया, एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की तुलना में कम क्रियाशील होता है, क्यों? क्वेश्चन में लिख दिया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे मान लो कि इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वो अपने बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं बिल्कुल। तो आंसर में जो ये लाइन तो आप ही लिख दोगे कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रति कम क्रियाशील होते हैं, इसके निम्नलिखित कारण है। तो इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसके निम्न कारण है। नंबर 1, इसके मुख्यतः अपने को 4 कारण याद करने हैं, उसमें एक अनुनाद के कारण। नंबर 1 क्या है? अनुनाद के कारण। अब अनुनाद के कारण का मतलब क्या है? जैसे एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड का एक सिंपल सा एग्जांपल आपने कल की क्लास में पढ़ा था, क्लोरोबेंजीन, और मैंने पढ़ाया था क्लोरोबेंजीन की अनुनाद संरचना। तो एरिल हैलाइड में अनुनाद के कारण हैलोजन और बेंजीन, हैलोजन परमाणु की जो
लोन पेयर होते हैं वो बेंजीन वाले के साथ अनुनाद कर लेते हैं, जिससे कार्बन और हेलोजन के मध्य द्विबंध का गुण आ जाता है। और बड़ा सीधी बात है कि नाभिक इसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया तभी तो होगी जब ये बंध टूटेगा। अब जब एक बंध तोड़ना तो आसान है, लेकिन जब दो बंध हो जाते हैं तो वो आसानी से नहीं टूटते। तो इसको मैं इजीली इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो क्या लिखा अनुनाद के कारण, तो इसमें क्या लिखेंगे कि एरिल हैलाइड में अनुनाद के कारण, एरिल हैलाइड में अनुनाद के कारण C और हेलोजन CX बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिसके कारण एरिल हैलाइड के CX बंध का विदलन एल्किल हैलाइड की तुलना में काफ़ी कठिन होता है। अब बेटा इसको समझाना है तो सीधी बात है, पहला कारण तो ये होगा कि अनुनाद के कारण जो बेंजीन वाले और हेलोजन परमाणु उसमें द्विबंध का गुण आ जाता है और द्विबंध आने से बंध नहीं टूटेगा। अब यहाँ पर आपको एरिल हैलाइड की अनुनाद संरचना बनानी है, तो सेम इतने अंतर है, जहाँ आपने क्लोरोबेंजीन लिया था वहाँ Cl के स्थान पे X लिख दो। तो अनुनादी संरचना बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि पहले क्या बनाया, बेंजीन वाले, ये कंडीशन थी, और यहाँ पर आपने क्या बना दिया था, हेलोजन। अब ये क्या हुआ, हेलोबेंजीन। अब ऐसे कितनी स्ट्रक्चर बनानी है आपको, अगर याद हो तो कितनी बनानी है, 5। एक तो कहीं 4 और बना दो। कल वाली क्लास में मैंने इसके बारे में डिटेल से आपको समझा दिया था कि अनुनादी स्ट्रक्चर हम किस प्रकार से बनाते हैं। 1 2 3 4 5। पहली और लास्ट वाली क्या बताई थी, सेम, अंतर केवल किसका है, डबल बॉन्ड की स्थिति का। बाद में मैंने क्या बताया था कि डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड X, डबल बॉन्ड X, डबल बॉन्ड X, ऐसा बताया था। एक लोन पेयर उधर आ जाएगा तो यहाँ कितने बचेंगे, 4। एक बार माइनस का निशान इस कंडीशन पे, एक बार माइनस का निशान आपके यहाँ पे, और एक बार माइनस का निशान यहाँ पे। माइनस के निशान के पास में डबल बॉन्ड नहीं आता है, तो ये कंडीशन मैंने बताई थी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इस प्रकार से होता है, वो भी आप चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सीधी बात है कि जहाँ माइनस है तो उस पर प्लस का निशान भी रह जाएगा, क्योंकि आवेश बिल्कुल बराबर है। अब ये देखो, अब बनाने का रीजन ये था, क्या हुआ कि आप लिख रहे हो एल्किल हैलाइड, समझना यहाँ पे एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड एक सिंपल सा कोई भी एग्जांपल लोगे तो उसमें क्या होगा, जैसे RX था एल्किल हैलाइड, तो ये एकल बंध है, और इसमें आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ ये क्या बन गया आपका, द्विबंध। आंशिक द्विबंध का गुण आया नहीं आया, तो आंशिक द्विबंध का गुण आने के कारण, अनुनाद के कारण, ये आंशिक द्विबंध का गुण किसके कारण आ रहा है, अनुनाद के कारण। तो अनुनाद के कारण इसमें आंशिक द्विबंध का गुण आने के कारण ये बंध आसानी से नहीं टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या हो गया, कम क्रियाशील। दूसरा बिंदु है नंबर 2, फेनिल धनायन। क्या लिख रहे हैं हम, नंबर दूसरा बिंदु आपका फेनिल धनायन का फेनिल धनायन का अस्तित्व। क्या लिखा है, फेनिल धनायन का अस्तित्व। इसकी मतलब है कि देखो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कब होगी, जब बेंजीन वाले से हेलोजन परमाणु हटे और बेंजीन वाले पे किसका निशान आए, प्लस का, और बेंजीन वाले पे प्लस का निशान आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेनिल धनायन। और फेनिल धनायन का कोई स्थायित्व नहीं होता है। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे वाले बिंदुओं की बात कर लेते हैं। तो पहला बिंदु होना चाहिए अनुनाद के
कारण, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु के बारे में डिटेल से बताऊंगा। जल्दी से इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। तो आपने नोट कर लिया। तो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट तो ये लिखा कि टॉपिक वही था कि हेलो एरिन या एरिल हैलाइड नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। तो उसका पहला पॉइंट तो अपने को एक ही लिखना था, नंबर 1 अनुनाद के कारण। तो अनुनाद के कारण CX बंध में आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, इसलिए बंध नहीं टूटता है। नंबर 2 फेनिल धनायन के अस्थायित्व के कारण। इसको ऐसे समझना कि बेंजीन वाले, इस बेंजीन वाले के ऊपर आपने ये जोड़ रखा है एक हैलोजन। तो अगर आपको SN1 अभिक्रिया याद हो तो SN1 अभिक्रिया में हैलोजन हटता तो कार्बन पे क्या आता, धनावेश। तो जैसे ये बंध यहाँ से टूटेगा, जैसे ही ये बंध यहाँ से टूटेगा तो क्या कंडीशन आएगी, इस बेंजीन वाले पर किसका निशान आ जाएगा, प्लस का, और यहाँ पे ये जो X लिखा है वो माइनस का। तो ये क्या हो गया आपका फेनिल धनायन। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फेनिल धनायन अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं होता है, और जब ये स्थायी नहीं होगा तो SN1 अभिक्रिया रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो आप ये लिख सकते हो इसमें जो कि इस पॉइंट में से लिख सकते हो कि एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड से बने फेनिल धनायन अनुनाद द्वारा स्थायी नहीं होता है, इस कारण SN1 अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा CX बंध, कार्बन और हेलोजन बंध की बात कर रहा है। तो लिख रहा है कि CX बंध में कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था में अंतर, कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था में अंतर। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि ये बनाई हमने यहाँ पे एक Cl जोड़ा, ये बेंजीन वाले, और ये कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है। एक यहाँ पर ये तो हो जाएगा आपका कौन सा, एरिल हैलाइड, और एक यह आपका हो गया एल्किल हैलाइड। अब समझो यहाँ पे शुरुआत से हमने बात की थी कि बेंजीन वाले, ये बेंजीन वाले का प्रत्येक कार्बन क्या होता है, sp2 संचित कार्बन है। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन में संकरण कौन सा है, sp2, और यहाँ हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें संकरण कौन सा है, sp3। तो बड़ा बात है कि sp3 संकरण sp2 अंतर क्या होगा। तो यहाँ sp2 संकरण होने से इसकी जो बंध लंबाई है वो 169 पिकोमीटर है, और इसकी जो बंध लंबाई है 177 पिकोमीटर है। तो बेटा सीधी सीधी बात है कि लकड़ी जितनी बड़ी होगी वो इजीली टूट जाएगी, जितनी छोटी होगी वो कम टूट पाएगी। तो सीधा सा लिख सकते हो कि एरिल हैलाइड में CX बंध की बंध लंबाई कम होती है। बंध लंबाई कम होगी तो उसकी क्रियाशीलता भी क्या होगी, कम होगी। इस कारण से ये SN1 अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। और इसमें क्या बंध लंबाई ज़्यादा होती है तो बंध आसानी से टूटेगा, तो इसकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। आप इसको समझा के इस प्रकार से पॉइंट में लिख सकते हो। चौथा, संभावित प्रतिकर्षण के कारण, इस चीज़ को समझना, संभावित प्रतिकर्षण के कारण। अब देखो बेटा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, समझना यहाँ पे संभावित प्रतिकर्षण का मतलब क्या था, नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही प्रतिकर्षण, तो नाभिक स्नेही है वो आक्रमण करेगा। हमने पढ़ा था नाभिक को स्नेह करने वाला, तो नाभिक स्नेही पर जो आक्रमण होगा, तो नाभिक स्नेह पर क्या होता है, ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब हो गया कि नाभिक स्नेही होता है उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। अब विशेष बात, संभावित प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, आप ये समझना कि जो एरिल हैलाइड होगा उस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो एरिल हैलाइड पर
आने वाला समूह है या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। एरियल अपने को ये रखना कि नाभिक स्नेह पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, तो आने वाला समूह है वो सदैव ऑर्थो या पैरा पे जुड़ेगा। अब देखो आपने यहाँ इनकी अनुनादी संरचना बनाई थी, तो जो ऋणावेश आया था वो ऑर्थो पे, पैरा पे या ऑर्थो पे, तो ऑर्थो पैरा पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है और तभी इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला समूह वहाँ आ जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऑर्थो और पैरा पे जब आपने इसकी अनुनादी संरचना बनाई थी तो आपने गौर से किया था ऑर्थो और पैरा पे क्या है, ऋणावेश है। तो ऑर्थो या पैरा पे ऋणावेश की मात्रा ज़्यादा होने का मतलब है कि इन कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व पहले से ही क्या है, ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला स्पीसीज अगर इनके पास में आएगा तो माइनस माइनस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो संभावित प्रतिकर्षण के कारण हाँ, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही होता, इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही पर किसका निशान होता है, प्लस का, तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन स्नेही आसानी से यहाँ पे जुड़ सकता था। तो आप देख सकते हो कि हेलोएरिन पर ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व पहले से ही ज़्यादा होता है। इस कारण से जब नाभिक स्नेही आता तो उनमें प्रतिकर्षण संभव होता है। इसको एक शॉर्ट में अगर लैंग्वेज के रूप में आप लिखना चाहो तो ये लाइन यहाँ पे लिख सकते हो कि हेलोएरिन में ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। हेलोएरिन में ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। इस कारण नाभिक स्नेह, इस कारण जो नाभिक स्नेही होता है उससे प्रतिकर्षण की संभावना ज़्यादा होती है। इस कारण नाभिक स्नेही से प्रतिकर्षण अधिक होता है। तो बेटा ये जो मुख्य चार कारण पड़ते हैं, इन चारों कारणों के कारण एरियल हैलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। पहला अनुनाद के कारण, नंबर 2 फिनिल धनायन के एस तत्व के कारण, नंबर 3 CX बंध में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसके संकरण पर, और चौथा संभावित प्रतिकर्षण के कारण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद एरियल हैलाइड की कुछ अभिक्रियाएं हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? एरियल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये तो थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो तो देगा नहीं, लेकिन देगा कौन सा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे इसके बाद अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया कौन सी थी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके प्रति कम क्रियाशील होते हैं, लेकिन विशेष कंडीशन टेम्परेचर, ताप और दाब को बढ़ा के ये क्रिया पॉसिबिलिटी है करवाई जा सके। अब नंबर 2 हम लिखते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेटा अभिक्रिया को समझने की कोशिश करना कि यहाँ कौन सी अभिक्रिया, कि पहले वाली तो थी आपकी कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले वाली अभिक्रिया कौन सी थी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब कौन सी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो दोनों पे अंतर है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है? जिसपे चार्ज क्या हो, इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस। तो माइनस को कौन स्नेह करेगा? जिसपे क्या हो? प्लस हो। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप अपने माइंड में क्लियर कर लेना कि जब आप बेंजीन वले बनाते हो, क्या बनाते हो? बेंजीन वले। तो बेंजीन वले की जैसे आपने अनुनादी स्ट्रक्चर बनाई थी, तो वहां पर आपने क्या किया? ऑर्थो और पैरा पे माइनस का निशान है, अर्थात इन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। तो इन पे माइनस है, तो इन पे आसानी से कौन जोड़ सकता है? प्लस वाला। शॉर्ट में समझे तो अब एक चीज और कि यहां पर आपको याद रखना है कि बेंजीन वाले
बेंजीन वाले की जब इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें मुख्य अभिक्रिया जैसे हैलोजनीकरण हो जाती है, आपकी सल्फोनीकरण हो जाती है, नाइट्रीकरण हो जाती है और एक फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया हो जाती है। अब सबसे विशेष बात है कि जब हैलोजन परमाणु पर, बेंजीन वाले पर जब हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो हैलोजन परमाणु ऑर्थो पेरा निर्देशकारी होता है। हैलोजन परमाणु कैसा होता है? ऑर्थो पेरा निर्देशकारी होता है, अर्थात आने वाला समूह कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पेरा पे। विशेष रखना है कि यहाँ बना सकते हैं, जैसे ये मैंने बना दिया बेंजीन वाले, और बेंजीन वाले पे क्या जोड़ दिया आपने? हैलोजन। तो देखना ये जो हैलोजन परमाणु है वो ऑर्थो या पेरा निर्देशकारी होता है, अर्थात जो भी आप इस बेंजीन वाले पर अगर हैलोजन ऊपर जुड़ा है तो आने वाला समूह जोड़ोगे तो वो कहाँ जोड़ेगा? या तो ऑर्थो पे या पेरा पे। इसकी जो पहली अभिक्रिया है, इसकी जो फर्स्ट अभिक्रिया है उसको हम बोलते हैं हैलोजनीकरण अभिक्रिया। इसकी फर्स्ट अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हैलोजनीकरण अभिक्रिया। इसकी फर्स्ट अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? इसमें फर्स्ट ले रहे हैं हैलोजनीकरण अभिक्रिया। अब जो हैलोजनीकरण अभिक्रिया है तो हेलो बेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन से कराएंगे किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में या आयरन की उपस्थिति में। तो जब भी इसकी हैलोजनीकरण अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया किसके साथ होगी? हैलोजन के साथ। और किसकी उपस्थिति में? शॉर्ट में लिखने की फटाफट कंप्लीट हो जाए। हैलोजन के साथ क्रिया करवाएंगे, या तो आयरन के साथ या FeCl3 लुईस अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाएंगे। समझना रिएक्शन। ये बना दी यहां पर बेंजीन वाले, ये बेंजीन वाले पे। अब देखो यहां पर आप कोई सा भी ले सकते हो। सपोज करो मैंने यहां पे ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्या लिया? क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया मैंने किसी हैलोजन से करवाई, तो मैंने यहां किससे करवा दी? क्लोरीन से। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी? क्लोरीन से। अब यह अभिक्रिया या तो आयरन या FeCl3 की उपस्थिति में संपन्न होगी, किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होगी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया FeCl3। अब बात क्लियर होनी चाहिए कि कितने Cl? 2 Cl जो जुड़ेगा वो ऑर्थो या पेरा स्थिति पर। ये Cl कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो या पेरा स्थिति पे जुड़ेगा। अब यहाँ से आप एक चीज समझे, कितने Cl है? 2 Cl है। अब देखो एक बात और कि जो अब ये स्ट्रक्चर बना, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H5Cl, अर्थात इस कार्बन से तो एक हैलोजन बाहर चला गया, बाकी शेष कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो आप चाहो तो उनको रिप्रेजेंट कर लो जिससे अभिक्रिया इजीली समझ में आ जाए। तो सपोज करो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरा हाइड्रोजन मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या होगा कि यहाँ से एक H और एक HCl बाहर हो जाएगा, या एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से, तो दोनों उत्पाद बनेंगे। मतलब कि होगा क्या? ये बेंजीन वाले, ये आपका Cl। अब जो कितने Cl? 2। इसको मैं से लिख दूं Cl और Cl, तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl बाहर, तो इस Cl को यहाँ जोड़ दिया प्लस HCl। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो ये कंडीशन हो गई। तो देखो इसका नाम तो क्या हो जाएगा? ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। इसका नाम तो क्या हो गया? ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। और इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या नाम हो जाएगा? पेरा डाइक्लोरो बेंजीन। इसका क्या नाम हो गया? पेरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये अभिक्रिया क्या होती है? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? एग्जाम में आपको इस प्रकार की एक समीकरण लिखी हुई मिलेगी और उस समीकरण पे ये तीर के निशान पे लिखा हुआ मिलेगा और आपको उत्पाद की पहचान करनी होगी। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई आपकी? हैलोजनीकरण। कौन सी हो गई? हैलोजनीकरण। और ये अभिक्रिया किसके अंदर हम पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति, क्योंकि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो के प्रति कम क्रियाशील होता है। याद क्या करना था? जो हैलोजन होता है वो क्या होता है? ऑर्थो या पेरा निर्देशकारी होता है। क्या होता है? ऑर्थो
या पेरा निर्देशकारी होता है। पहला एग्जांपल हो गया। इसके बाद इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया आएगी नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट हो चुका होगा तो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अपनी जो अभिक्रिया कौन कौन सी थी, टॉपिक क्या था, फिर से लिख दो एक बार कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें पहले कौन सी पढ़ ली थी हमने, हैलोजनीकरण। अब देखो दूसरी अभिक्रिया की हम बात करते हैं, नंबर 2 पे हम लिख रहे हैं सल्फोनीकरण। अब जो शब्द से अगर आप इनको समझ जाओगे तो बहुत इजीली है। सल्फोनीकरण है तो सल्फोनीकरण अभिक्रिया, तो सीधी सी बात याद है कि यहाँ पर हेलो एल्केन या हेलो एरिन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई जाती है। किसे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ लिख देते हो अभिक्रिया किससे होगी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, H2SO4। सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, के साथ इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्लियर है। अब बेटा जब आप ये रिएक्शन लिखते हो तो रिएक्शन बहुत ईजी है, बस इतना होना चाहिए कि जो सांद्र H2SO4 लिखा है, आपने क्या लिखा है, सांद्र H2SO4 लिखा है, वो लिखने का तरीका आना चाहिए। तो जो H2SO4 को अगर मैं ऐसे भी लिखूँ तो कोई गलत नहीं समझना, H फिर यहाँ से एक O ले लिया, फिर S, फिर देखो A को मैंने पहले लिख दिया था तो O कितने बच गए, 3, H मैंने 1 लिखा तो इसको यहाँ लिख दिया। अगर आप सल्फ्यूरिक अम्ल को इस प्रकार से लिख लोगे HOSO3H तो रिएक्शन में कोई परेशानी नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दूसरी अभिक्रिया कौन सी थी, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि सांद्र H2SO4 के साथ एरिल हैलाइड, अब उसमें आपकी इच्छा है कि आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन जो भी लेना चाहो ले सकते हो। तो सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन करवानी है। तो अब रिएक्शन में देखो समझ कंडीशन क्या है, बेंजीन वाले के ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया, क्लोरीन, तो ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्रिया किससे करवानी है, सांद्र H2SO4 से। तो H2SO4 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो HOSO3H, इसको मैंने क्या किया, गर्म किया, ये क्या लिया आपने, सांद्र H2SO4। अभी मैंने बताया था कि जब बेंजीन वाले के ऊपर Cl जुड़ा हो, हेलोजन जुड़ा हो, तो आने वाला समूह ऑर्थो या पेरा पे जुड़ेगा। तो जहां अपने को रिप्रेजेंट करना वहां पे हम क्या दर्शा लें, H। तो अब सीधी सी बात है, समझो यहां से ये क्या बाहर गया आपका, यहां से आपका क्या बाहर गया, यहां से H और यहां से OH, जलगाणु बाहर। तो SO3H को एक बार यहां जोड़ दो, दूसरी बार यहां से OH और यहां से H, तो एक जलगाणु यहां से चला गया, यहाँ से H, यहाँ से OH, एक जलगाणु यहाँ से चला गया। तो अगली बार इस SO3H को यहाँ जोड़ दो, तो बस हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस लिखना आना चाहिए। H2SO4 को हम क्या लिख सकते हैं, HOSO3H। तो HO यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H। तो एक बार हमने क्या किया, यहाँ पर तो आपका Cl हो गया, शेष क्या बचा, SO3H। दूसरी बार पूरा बताने की जरूरत नहीं है, HOH कहाँ से गया, बस इसको इतना बना दोगे तो आपके लिए सफिशिएंट होता है। दूसरी बार, लेकिन ये उत्पाद ऑर्थो और पेरा वाले दोनों बना के बताने पड़ेंगे। दूसरी बार एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। अब सबसे बड़ी बात, इसका नामकरण क्या आएगी, ये कंपाउंड काफ़ी अलग है। अब सुन लेना, जो SO3H है केवल कौन सा, आपका SO3H, इसको हम बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, और ये एक मुख्य क्रियात्मक समूह है, क्या बोलते हैं, सल्फोनिक अम्ल। अब देखो तो Cl प्रतिस्थापित भी हो जाएगा, तो इस पूरे को आप क्या बोल सकते हो, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब देखो अगर ये सल्फोनिक अम्ल 1 नंबर पर है तो ये कितने नंबर पे हो गया, 2 पे। तो Cl कितने नंबर पे हो गया, 2 पे। तो नाम क्या लिख सकते हो इसका, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो
बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका क्या नाम रख दिया? ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब इस कंडीशन में देख लो, ये क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो 1 2 3 4, तो क्या लिख सकते हैं? 1 4 का रिलेशन क्या होता है? पेरा। तो क्या नाम हो जाएगा? पेरा क्लोरो। क्या लिखा है? पेरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक, पेरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्लियर है? अब देखो, तो ये तो अभिक्रिया कौन सी होगी आपकी? सल्फोनीकरण। अब इसकी एक और नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें, इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसकी बात करें, नंबर 3, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं नाइट्रीकरण। नंबर 3 वाली रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? नाइट्रीकरण। क्या नाम दिया इस रिएक्शन को? नाइट्रीकरण। अब जो नाइट्रीकरण है तो यहाँ पता होना चाहिए अभिक्रिया किसकी होगी। यहाँ अभिक्रिया करवाई जाती है नाइट्रिक अम्ल से, लेकिन विशेष बात है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो किसकी बात करें? नाइट्रीकरण। और ये नाइट्रीकरण की अभिक्रिया किससे होगी? सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। किसके साथ? सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन की जाती है। और सांद्र HNO3 के साथ ये रिएक्शन होती है तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो माइंड में बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए, जब भी नाइट्रीकरण की अभिक्रिया होगी तो किसके साथ होती है? सांद्र HNO3 के साथ होती है, लेकिन किसकी उपस्थिति में? तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। किसकी उपस्थिति में बात करें? तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। अब देखो इसको रिएक्शन समझते हैं। हाँ, एक चीज और, जब तक अपने को सांद्र HNO3 लिखना नहीं आएगा तो रिएक्शन हम समझ नहीं पाएंगे। तो सांद्र HNO3 को हम कैसे लिख सकते हैं? समझना, यहाँ पे H एक O ले लिया और यहाँ पे NO2। तो HNO3 को हम कैसे लिख सकते हैं? HONO2। क्योंकि ये लिख दोगे तो रिएक्शन में अठाने गठाने जोड़ने वाली कोई परेशानी आपके नहीं होने वाली। तो नेक्स्ट कैसे लिखेंगे कि Cl क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्रिया किससे? नाइट्रीकरण है। तो सांद्र HNO3 से, HNO3 को लिखने का तरीका क्या लिख लो? HONO3, सॉरी HONO2 आ जाएगा। HONO2 इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। क्या कहेंगे? HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। क्या लिया हुआ? सांद्र किसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी आपके? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो सीधी बात है, अब देखो एक बार H यहाँ से रिप्रेजेंट कर दो, एक बार H यहाँ से, तो OH जलगाणु बाहर, OH जलगाणु बाहर। तो कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी? Cl एक बार NO2 यहाँ जुड़ गया और दूसरी बार आपका NO2 आपने यहाँ जोड़ दिया। एक बार NO2 यहाँ पे, अगर यहाँ नहीं आए तो लिख देते हैं कि एक बार NO2 आपने ऊपर जोड़ दिया, Cl NO2। क्लियर है? तो ये आपके उत्पाद बन गए। सिंपल सी बात थी। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे करवाई? सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। तो ये बन गया। अब देखो बेटा इसका नाम, NO2 को भी प्रतिस्थापी भी मानते हैं और Cl को भी प्रतिस्थापी भी मानते हैं। अब सीधी सी बात है कि सिंपल सा नाम है, दोनों प्रतिस्थापी। तो अल्फाबेट में पहले Cl आता है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 2 3 4। नाम देना चाहो तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, और इसके लिए क्या बोल सकते हो? बेंजीन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ये आपका मुख्य उत्पाद बन गया। तो ये 3 रिएक्शन हो गए, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट
अभिक्रिया, वो इसी के अंदर आती है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद एक कंपाउंड है, इसका लास्ट जो बचता है DDT, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम यहां पे लेते हैं फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या लिखा है मैंने? फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बेटा ये फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एल्किलीकरण और एक होती है एसिटिलीकरण। जो समझाऊं यहाँ पे, एक अभिक्रिया तो एल्किलीकरण, जो बेटा फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है वो लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है, और लुईस अम्ल के रूप में हम कितना लेते हैं? AlCl3। क्या लेते हैं? AlCl3। बेटा दूसरी होती है इसमें एक एसिटिलीकरण। क्या लिखा है? फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एक तो एल्किलीकरण, दूसरी एसिटिलीकरण। तो बेटा होगी तो किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3। अब एल्किलीकरण अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया करवाएंगे किससे? एल्किल हैलाइड से। और एसिटिलीकरण अभिक्रिया में अभिक्रिया होती है RC≡OCl, एसिटिल समूह से। अब देखो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये बनाया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। अब देखो रिएक्शन की बात करें तो एल्किल हैलाइड से, अब एल्किल हैलाइड के स्थान पर आप सिंपल सा कोई सा भी कंपाउंड ले लो, जैसे मैंने यह सिंपल सा ले लिया CH3Cl, और किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की। तो बड़ा सीधी सी बात है, एक बार H और Cl बाहर निकल जाएगा, एक बार H और Cl बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से रिपीट होगा क्या कि यहाँ इसकी ऑर्थो या पैरा पे आप H से रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ से H, यहाँ से Cl, या यहाँ से Cl और यहाँ से H। तो सीधी सी बात है, एक बार CH3 ऑर्थो पे जोड़ दो और एक बार CH3 पैरा पे जोड़ दो। तो ये Cl CH3 Cl CH3 क्लियर हो गया। अब देखो इसको कि बेंजीन वलय के साथ CH3 जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं? टोलुइन या टॉलुइन जो आप बोलते हो। ये 1 पे तो ये 2 पे, तो ऑर्थो ये 1 2 3 4, ये क्या हो गया आपका? पैरा। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। क्या नाम हो गया? ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? पैरा पे, पैरा क्लोरो टोलुइन। सिंपल सी बात है। अब एसिटिलीकरण अभिक्रिया है, तो एसिटिलीकरण अभिक्रिया में क्या था? Cl, ये बेंजीन वाले, इसकी अभिक्रिया RC≡OCl, तो R के स्थान में एक सिंपल सा कंपाउंड मैंने दिया CH3C≡OCl। तो अब देखो बेटा सीधी सी बात है, एक बार H यहाँ से निकाल दो, दूसरी बार H यहाँ से बाहर, तो या तो HCl ये बाहर चला जाएगा या दूसरी कंडीशन में ये बाहर चला जाएगा। लेकिन अभिक्रिया फिक्स है, अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो कंपाउंड क्या बनेगा? बेंजीन वाले, यहाँ पे Cl और यहाँ क्या हो जाएगा? देखो COCH3, COCH3। दूसरा कंपाउंड ये COCH3, इस बार कहाँ जोड़ना? नीचे, तो COCH3, COCH3। अभी बड़े एक चीज और, ये जब इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या नाम होता है? एसिटोफिनोन। और Cl कितने पे? 1 2। तो चाहो तो आप ये नाम लिख सकते हो कि 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। क्या नाम होगा? 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो एसिटोफिनोल। तो ये थी इसकी इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया में चौथी अभिक्रिया कौन सी? फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसके पश्चात इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक बचता है DDT। इसका पूरा नाम, इसकी संरचना और इसका उपयोग पूछ लिया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और इसी के साथ आज की क्लास हम ये समाप्त करेंगे, ये टॉपिक पढ़ने के बाद।
इसके बाद देखो हमने अभिक्रिया नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया फिर पढ़ी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर तीसरी अभिक्रिया आती है एरिल हैलाइड की धातुओं के साथ। तो धातुओं के साथ नंबर 3 पे हम लिखते हैं धातुओं के साथ। तो धातुओं के साथ इसमें 2 अभिक्रियाएं होती है। एक तो आपने नाम सुना होगा फेटिक अभिक्रिया और दूसरा नाम होता है इसमें वुल्टाज फेटिक अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया कौन सी धातु की है? सोडियम धातु की है। तो मैंने पहले कह दिया था कि जितनी भी नेम रिएक्शन है उनका मैंने सभी का अलग से पहले वीडियो बना लिया और वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों अभिक्रियाओं का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप देख ले। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है DDT, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अब देखो हम बात करें कि मैंने यहाँ लिखा है DDT। पहला प्रश्न तो अपना इसे DDT से क्या आता है कि DDT का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम इस प्रकार से होता है P डैश डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। तो आपसे पूछे कि DDT का पूरा नाम, तो पूरा नाम क्या होगा? P डैश डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। अब सबसे ज़्यादा बच्चे जो कन्फ्यूजन होते हैं, नाम तो 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा P डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। लेकिन जब बच्चे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बनाने में सबसे कन्फ्यूजन होता है बेटा। स्ट्रक्चर इसके सबसे इजी है, नाम जितना बड़ा उतना बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है। आप तो जो मैं शब्द कह रहा हूं उन पे गौर कीजिए। स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने नहीं आए तो मुझे कहना कि सबसे पहले देखो एथेन लिखा है। क्या लिखा है? एथेन। तो एथेन में कार्बन कितने होते हैं आप सब जानते हो? 2। तो लो 2 कार्बन बना दिया, 1 और 1, 2 कार्बन। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन है? एथेन में कार्बन कितने होते हैं? 2। तो 2 कार्बन बना दिए। अब देखो ट्राइक्लोरो का मतलब कितने Cl? 3। तो 1 Cl 2 Cl 3 Cl। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ डाइफेनिल। चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने कहा था कि फेनिल का मतलब C6H5 और चाहो तो आप बेंजीन वाले बना के जोड़ दो। तो कितनी फेनिल है? 2। अब इसकी तो चारों वैलेंसी पूरी हो गई। तो यहां पर आ जाओ। तो एक फेनिल मैंने यहां जोड़ दिया, दूसरा फेनिल मैंने यहां जोड़ दिया। क्लियर है? अब देखो डाइक्लोरो कितने Cl? 2। लेकिन ये Cl कौन सी कंडीशन पर है? पैरा कंडीशन पे। तो एक पैरा कंडीशन पे Cl इधर जोड़ दिया, दूसरा पैरा कंडीशन पे Cl यहां पे जोड़ दिया। अब देखो इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 कितनी वैलेंसी हुई है? 3 हुई है। शेष कितनी रही है? 1। तो यहां पर एक H जोड़ दो। ये बन गई आपकी DDT की संरचना। अब एक बार कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि DDT का उपयोग किसमें किया जाता है? तो उसका उपयोग कीटनाशक के रूप में, किसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है? कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि DDT का पूरा नाम P डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। और स्ट्रक्चर कैसे बनाई बिल्कुल इजीली तरीके से मैंने आपको समझा दिया। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर नंबर 10 है, इसके जितना मुझे लगा जो पोर्शन आपको करवाना था वो सब मैंने आपको कंप्लीटली करवा दिया है। इसी के साथ अपनी ये आज की क्लास समाप्त होती है और चैप्टर समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने चैप्टर के सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद एक दिन इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी अलग से क्लास ले ली जाएगी, जिसमें इसको भी शॉर्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है।